एक समय की बात है। एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे। एक रात हरिया अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो मैं गया काम से। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ बढ़ती है, हरिया वहाँ से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है। अरे भगवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। अरे आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो। तभी चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुंच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद भाई, मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों को पानी देना बंद कर दिया है। कहीं मेरी फसल सूख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। फिर एक दिन गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। तभी तांत्रिक अपनी बंद आंखों को खोलकर कहता है, क्या बात है? तुम सब लोग यहाँ क्यों आए हो? मुखिया जी उस तांत्रिक को सारी बात बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। और तांत्रिक अपनी आंखों को बंद कर लेता है। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे, जिससे ये गांव अब श्रापित हो चुका है। उसी के फल स्वरूप तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। हे भगवान, मर गए रे, अब क्या होगा? तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, बाबा, इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए, कोई तो उपाय होगा। इसका सिर्फ एक ही उपाय है। सभी गांव वालों को बारी बारी हर दिन अपनी आधी फसल उस पहाड़ी के ऊपर बनी काली गुफा में छोड़ के आनी होगी। तभी उस चुड़ैल की भूख मिटेगी और श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और तुम सब जिंदा बच जाओगे। सभी गांव वाले उस तांत्रिक की बात को मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से रोज उस गांव के लोग बारी बारी से अपनी आधी फसल उस काली गुफा के पास जाकर रखाते। कुछ दिनों बाद हरिया की बारी आती है।
बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की। क्या करूं, वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। फिर हरिया डरते डरते अनाज की बोरियां अपनी बैलगाड़ी में लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे कहती है, देखो जी, संभल के जाना और किसी भी हालत में शाम होने से पहले वापस आ जाना। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। हरिया बैलगाड़ी में बैठते हुए कहता है, भगवान, मैं क्या वापस आऊंगा? लगता है अब तो मेरी खबर ही आएगी। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए हरिया की बैलगाड़ी का एक चक्का बड़े गड्ढे में फंस जाता है। हे भगवान, अब ये क्या मुसीबत है? हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। हे भगवान, अब तो शाम होने वाली है। आज तो मैं गया काम से। जैसे तैसे हरिया काली गुफा में पहुंच जाता है। अरे मर गया रे, यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है। मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज ना हो जाए। हरिया अनाज की बोरिया वहां रख के जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहां आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, भैया यहाँ आना। आज तो बहुत अनाज आया है, इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। अरे, ये तो तांत्रिक बाबा है। हाँ, अब तो हम दोनों की जिंदगी मजे में कटेगी। गांव वालों को बेवकूफ बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। लोग तो तुम्हें सच में असली चुड़ैल समझते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले। हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहाँ से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे। हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। बहू
देखो ममता, मैं आज ऑफिस जाने के मूड में नहीं हूँ। किसी का फोन आया ऑफिस से तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, किसी जरूरी काम से गांव गया हूँ। ठीक है, मैं चला सोने, बाकी मैं संभाल लूंगा। ममता बेचारी, जैसा नाम वैसा ही नेचर। ना कभी झूठ बोला, ना फरेब, ना किसी से चालाकी की, ना किसी की पंचायत। सुन लेती है पति की बात और फिर कुछ देर बाद फोन आता है। हेलो, कौन? मैं सुनील का बॉस बोल रहा हूँ। दफ्तर में इतना काम पड़ा है, अभी तक ऑफिस नहीं आया। वो क्या कर रहा है? फोन दीजिए उसे। जी वो तो सो रहे हैं, कह रहे हैं कि आज गर्मी बहुत है तो घर के मजे लेंगे। बॉस को बीवी की बात पर गुस्सा आ जाता है। तो उसे बोल दीजिएगा कि अब घर में गर्मी के ही मजे ले, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। ये बोलकर बॉस फोन रख देता है। ममता सारी बात सुनील को बता देती है। न जाने किस बेवकूफ से पाला पड़ा है, समझ नहीं आता। तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। अरे झूठ बोलने में क्या जा रहा था तुम्हारा? ममता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी खता क्या थी। अरे जो है वही तो बोला। फिर एक रोज, बहू, अरे आ बहू, कहाँ है तेरा पति? इस महीने घर के खर्चे के पैसे भी नहीं भेजे। क्यों, माँ बाप की फिक्र खत्म हो गई है क्या उसे? पाए लागू माँ जी, वो ये बोल रहे थे कि माँ को क्या है, घर का राशन, खेत का पैसा, मवेशी का दूध, फिर भी न जाने क्यों मेरे सर पर भार देकर बैठी है। तभी सुनील ममता के मुंह पर हाथ रख देता है। क्या रे कल मुँह है, हटा बहू के मुंह से हाथ। अरे क्या क्या बोलता है तू? वो तो इसकी झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए पता चल रहा है। देख मेरी सास कितनी शरीफ है। हाँ, तेरी माँ तो मोहल्ले की बदमाश है ना, और तेरी सास शरीफ है। बेटा ममता को देखता है और गुस्से से बोलता है। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? और भी कुछ कहना है क्या? माँ आई है ना, जाकर छाछ ले आ ठंडी वाली। ममता अंदर चली जाती है। माँ, इसके सच बोलने की आदत के कारण मेरी नौकरी जाते जाते रह गई। वो तो मैंने अगले दिन जाकर पैर पकड़ लिए मालिक के, नहीं तो। सब जानता है बहू की आदत नहीं है झूठ बोलने की, तो तू शांत क्यों नहीं रहता? क्यों उसे झूठ बोलने को बोलता है? फिर एक रोज, बहू, जा अपनी पड़ोसन के पास और उससे बोल कि वो लाल वाली साड़ी जो उसने नए साल की पार्टी में पहनी थी, तुझे वो चाहिए। ना माँ जी, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी कल जिस शादी में जाना है ना, वहाँ के लिए तो मेरे पास काली साड़ी है। सास सर पर हाथ रखकर, अरे बुद्धू, मुझे चाहिए साड़ी। वैसे भी तुम लोगों में तो साड़ी का लेन देन चलता है ना, तेरी भी तो उसने पहनी थी ना। हाँ माँ जी, वो क्या है ना, हम दोनों के कपड़े एक दूसरे को आ जाते हैं। मैं ले आती हूँ आपके लिए साड़ी। बहू पड़ोसन के पास जाती है। कैसी हो निर्मला, तेरी लाल साड़ी चाहिए थी। क्यों? तू तो बोल रही थी कि तेरे पास काली वाली साड़ी है, तू वही पहनेगी, फिर लाल का क्या करेगी? अरे मैं तो काली ही पहनूंगी, लेकिन मेरी सास ने देखी थी तेरी लाल साड़ी, वो नए साल की पार्टी में तूने पहनी थी ना, तो इसलिए वो मांग रही है। ये सुनकर पड़ोसन थोड़ा परेशान हो जाती है। देख ममता, तेरे लिए तो मैं एक बार को साड़ी दे भी देती, लेकिन तेरी सास के लिए नहीं। वो क्या है ना, तू तो जानती है कितनी गंदी आदत है तेरी सास की, खाया पिया सब कपड़े पर ही पोंछ देती है। मेरी लाल साड़ी बहुत महंगी वाली है, पता चले उस पर हल्दी तेल का निशान लगा हो। ममता घर आ जाती है खाली हाथ, ममता को देखकर। नहीं दी ना उसका लूटी ने साड़ी, अब आए तुझसे लेने तेरा सामान, अच्छे से बताती हूँ। माँ जी, वो क्या है ना, मुझे तो वो दे रही थी, लेकिन आपके नाम पर नहीं दी। अरे किसने बोला था मेरा नाम लेने को? बोल देती तुझे पहनना है, लेकिन ना, तू तो ठहरी सच की देवी। न जाने सास क्या सोचती है और हंसने लगती है। अरे माँ, क्या हो गया? क्या सोचकर हंस रही है? याद है जब बहू को देखने गए थे? हाँ बस सही बात है। याद आ गया कैसे मेरी सास बाजार के खाने को बोल रही थी कि ममता ने बनाया है। और बहू ने आकर सब बता दिया कि ये सारा खाना तो बाजार से आया है, वो भी कल्लू हलवाई की दुकान से। ममता दोनों की बात सुन रही थी। हाँ माँ जी, वो कल्लू हलवाई का ही था। मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि माँ ने क्यों कहा कि मैंने बनाया है। खैर, मैं तैयार होती हूँ, शादी में जाना है ना,
पूरा परिवार शादी में जाता है, जहाँ खाना वाना खाकर सभी बैठे होते हैं कि एक औरत ममता की सास से कहती है, क्या बात है बहन जी, मेरी आपकी बात हुई थी तो आप तो बोल रही थी कि लाल साड़ी पहनने वाली हैं, तो मैंने ये काली पहन ली। पता होता कि आप लाल नहीं पहन रही हैं तो मैं ही अपनी लाल पहनाती। अच्छा जी, तो इसलिए पूछा जा रहा था। अरे इतनी साड़ियां हैं कि क्या बताऊं। मैंने सोचा तो था, पर ये सामने दिख गई तो यही पहन लिया। अच्छा, मेरी तो तैयारी काफी दिन से चल रही थी, फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि ठीक से तैयार नहीं हुई मैं। तभी आ जाती है हमारी सच्ची बहू, ममता बहू। आंटी जी, वो क्या है ना, पड़ोसन की लाल साड़ी माँ जी को पहननी थी, लेकिन आप तो जानती है माँ जी की आदत, सारा खाया पिया कपड़ों पर ही पोंछ देती है, तो उसने साड़ी देने से ना ऐन वक्त पर मना कर दिया, तो अब इन्होंने ना मेरी साड़ी पहनी है। औरत ममता की सास को घूरती है। अरे मांग कर ही साड़ी पहननी थी क्या? हम जैसे तो खुद की ही साड़ी पहनते हैं, चलो चलते हैं। सास का गुस्सा अब ममता पर फूट पड़ता है। अरे क्या जरूरत थी ये बात सबसे कहने की? अरे घर की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं तुझे? हाँ, मैंने क्या बोल दिया माँ जी? मुझे क्यों डांट रही है? मेरी गलती क्या है? ममता को रोता देख सुनील आ जाता है। अरे माँ, क्या हो गया? पता है ना शादी का माहौल है। सास सारी बात बेटे को बता देती है। देख रहा है तेरी बहू का हाल। अरे इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि कब कहाँ क्या कैसे बोलना है। अरे लेकर जा इसे यहाँ से। सभी घर आ जाते हैं। सास का मुंह तो फूला ही रहता है कि एक दिन, चलो बेटा, बहुत दिन तुम लोगों के साथ रह ली, अब चलो। वैसे भी ऐसी बहू के साथ समय कैसे कटे, जो ना झूठ बोलती है ना लोगों की चुगली करती है। अरे गांव में ही ठीक हूँ मैं, कम से कम 4 घर की खबर तो मिलती रहती है, वो भी मसाला डालकर। कैसी बात कर रही है माँ? अभी तो आई है, रह जाना, कितना अच्छा लगता है तेरे रहने से घर। तभी ममता आ जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि न जाने कब तक रुकेगी, जाने का नाम ही नहीं ले रही। जाए तो कम से कम घर में थोड़ा सा फ्री सा तो फील करूं, यही बोल रहे थे कल माँ जी आपके लिए। सास बेटे को देखती है, लेकिन क्या कहती बेचारी, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। चली जाती है चुपचाप गांव। फिर एक रोज घर की घंटी बजती है। सामने खड़ा होता है सुनील का बॉस। सुनील है क्या घर में? वो क्या ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा थोड़ा ऑफिस का काम डिस्कस कर लूं। ममता कुछ कहती कि तभी वहां सुनील आ जाता है। अरे बॉस, आप आइए आइए। क्या बात है, घर तो बहुत सुंदर है। वैसे भाभी जी, आपकी खूब बातें सुनी है कि आप कभी झूठ नहीं बोलती। ये तो पता नहीं, लेकिन हमेशा सर कुछ न कुछ ऐसा बोल देती हूँ जिससे परेशानी हो जाती है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ। खैर, बॉस कुछ देर रुकता है, काम की बात होती है। ममता के साथ सब चाय पीते हैं और जैसे ही बॉस जाने को मुड़ता है कि क्या जी, कितने नेक इंसान हैं, फालतू ही आप खड़ूस और निकम्मा बोलते हैं इन बॉस को। अब क्या, बॉस के कान तक खुद के लिए अनमोल वचन पड़ जाते हैं। और फिर ओह, तो ये बात है। और क्या कहता है ये? अरे बॉस, आप भी किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं? अरे इससे तो ये भी नहीं पता कि आलू प्याज कहाँ रखा है। अरे ये क्या जाने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मतलब जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहा है। भाभी जी, आप बताइए। नहीं बॉस, लग रहा है कि कुछ गलत बोल गई मैं। वैसे ये सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आप में कोई टैलेंट है ही नहीं, आपकी नौकरी इन्हीं के कारण तो बची हुई है। अरे बस कर ले अम्मा, अब क्या करवा कर मानेगी, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी बची थी मेरी। सही कहा, बच्ची थी लेकिन अब निकल गई। तेरे टैलेंट के भरोसे चल रही है ना मेरी नौकरी, अब देख तू। अच्छा, तो आप भी यही मानते हैं? वैसे ये बात तो है, सुनील काफी टैलेंटेड है। बॉस चला जाता है। सुनील सर पकड़कर बैठ जाता है। माना सच बोलना एक अच्छी आदत है, लेकिन ममता आज का समय ऐसा नहीं है।
तुझे थोड़ा सा समाज को देखकर खुद को बदलना होगा, समझी? जी मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। यकीन मानिए मैं जानबूझकर नहीं करती। सुनील सोच लेता है कि वो किसी न किसी तरह अपनी बीवी के इस भोलेपन का इलाज करके रहेगा, लेकिन सवाल ये कि कैसे का जवाब अब मिल जाता है। और फिर एक रोज ममता की माँ आती है। ममता, तुझे तो पता है तेरे पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है। कुछ पैसों की जरूरत थी, तेरे पास हो तो मदद कर दे बेटा। ममता माँ को घर खर्चे से बचाए पैसे दे देती है। पैसे देने के बाद सुनील आ जाता है। अरे सासू माँ, आज यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं बेटा, वो ममता की याद आ रही थी ना तो आ गई। वो क्या है ना, पता है पापा का काम ठीक नहीं चल रहा है, तो माँ कुछ पैसे लेने आई थी। क्यों? यहाँ क्या पैसे का पेड़ उगा है? अरे कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल का खाती है? कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। वापस कर दो माँ जी पैसे और निकलो यहाँ से। आगे से यहाँ पैसे लेने नहीं आना। सुनील ये बोलकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद, बेटा ममता, तूने मेरी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? अरे छोटा सा झूठ बोल देती तो तेरी माँ की इज्जत बच जाती। लेकिन चलती हूँ मैं। सास बाहर जाकर बाहर खड़े सुनील से कहती है, तेरे कहने पर बेटा हमने ये नाटक तो खेल लिया, लेकिन उसका क्या असर होता है ये नहीं पता। थोड़ी देर बाद सुनील घर आता है। देखिए मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि सच कितना सच होता है और उसकी कीमत आज के समय में बहुत बड़ी है। माफ करना, मैं आज से सच कभी नहीं बोलूंगी। क्या? कभी नहीं? फिर क्या, दोनों मियाँ बीवी खुश रहने लगते हैं, क्योंकि बीवी को थोड़े से झूठ की आदत हो जाती है।